आज बात करेंगे उत्तराखंड चुनाव 2022 के महाभारत की। गोटियां बिछ चुकी हैं, चुनाव की डेट घोषित हो चुकी है और पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की सूचियां जारी करने लगी है। उसके साथ साथ ही शतरंज की चालें भी चलने लग गए हैं। अब इसमें क्या हो रहा है उत्तराखंड में, उस पर फोकस करते हैं। उत्तराखंड चुनाव जो शुरू से रहा, उत्तराखंड को समझने की बात है, उत्तराखंड की राजनीति को समझने की जरूरत है। जब उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो कई चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। उत्तराखंड ये एक ऐसी लोगों की भावना है, उत्तराखंड की तो राष्ट्रीय भावना के लोग ज्यादा रहे हैं और उत्तराखंड में हमेशा ही राष्ट्रीय राजनीति हावी रही है और उसी का कारण रहा है कि उत्तराखंड बैकफुट पर चले गया, पिछड़ता चले गया। उसके दो कारण हैं, क्योंकि पहले जब उत्तराखंड के लोगों की राष्ट्रीय भावना का नतीजा ये रहा, जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और अलग अलग भाषीय आधार पर, संस्कृत के आधार पर, भौगोलिक आधार पर और वहाँ की जो आर्थिकी के आधार पर, कई चीज़ों का आधार मानते हुए अलग अलग राज्य बने। और उत्तराखंड जो क्षेत्र था गढ़वाल कुमाऊं का और पहाड़ी क्षेत्र पूरा, वो एक उन सारी शर्तों को पूरा करता था। उसके बावजूद उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बनाया गया, क्योंकि ये माना गया कि हम शायद पूरे उत्तर प्रदेश के साथ रहेंगे तो हमारी राष्ट्रीय भावना भी बनी रहेगी और हमारा विकास ज़्यादा बेहतर होगा। कभी भी दिमाग में ये नहीं आया कि हम वहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ जब राजनीति होगी, जब वहाँ पर डेमोक्रेटिक पैटर्न से कोई भी नियम और कोई भी कानून पास होंगे, कोई भी व्यवस्था बनेगी, तो वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व तो कमजोर होगा और हमारा विकास नहीं हो पाएगा। ये कभी सोचा ही नहीं था। सोचा था कि हम उसी परिवार के हिस्सा होंगे तो हमारा भी सब ध्यान रखा जाएगा। हुआ क्या कि जब रफ्तार विकास की ट्रेन दौड़ी तो वो पहाड़ नहीं चढ़ पाई। उत्तराखंड उससे अछूता रहा। और जो अब मैं ट्रेन की बात अगर कर रहा था, जो 1919 में अंग्रेजों ने जिस रेलवे लाइन की सर्वे की थी, वो भी 100 साल तक अछूते रहे। तो इन सब चीजों को जब लोगों ने, जो शहर उस समय अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे उससे आगे हमारा विकास बढ़ा नहीं, मतलब हम कुछ भी आगे बढ़ने के बजाय हम माइनस की ओर बढ़ते गए। लोगों को ये चिंताएं सताने लगी और जो विश्वास था कि हमारा इसकी वजह से हो जाएगा, वो लोगों का टूटने लगा। फिर लोगों ने ये माना कि नहीं, अलग राज्य तो होना चाहिए और आंदोलन करने लगे। आंदोलन में भी ये हुआ कि वहां भी राष्ट्रवाद नहीं छूटा। आंदोलन हुआ, राज्य की मांग हुई, परंतु समर्थन राजनीतिक राष्ट्रीय दलों को ही करते रहे। 32 साल तक जब ये सारा खेल देखा कि राष्ट्रीय दलों को समर्थन देने के बावजूद वो लोग क्या करते थे, जब चुनाव होता था कहते थे हम राज्य की बात करेंगे, अलग राज्य की बात करेंगे, और चुनाव जीत के वहां जाके बैठ जाते थे। और 32 साल बाद 79 में लोगों की समझ में आया, नहीं भाई, जब तक अपना अलग राजनीतिक संगठन नहीं होगा, क्षेत्रीय संगठन नहीं होगा जो इसी राज्य की लड़ाई को लड़े, इस राज्य अलग राज्य की लड़ाई को लड़े, तब तक अलग राज्य नहीं बन सकता है। तो 32 साल के बाद राज्य अलग राजनीतिक संगठन उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया 1979 में। 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल तो बना दिया गया। लोगों ने, जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग थे और उसमें जो संघर्षशील थे शुरू से ही, जिनको लगता था कि हम उत्तर प्रदेश के साथ हमारा विकास संभव नहीं है, वो लोग तो इसमें संगठित हुए। परंतु जो राजनीतिक फायदा उठा रहे थे, अब इसमें मैं एक बात भी कहूँगा कि हाल अपने अपने महत्वाकांक्षा होती है। किसी की, कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा थी कि हम अगर क्षेत्रीय विकास होगा तो हमारा भला होगा। कुछ लोगों ये महत्वाकांक्षा थी कि जब हम राष्ट्रीय दलों के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा ज्यादा भला होगा। तो उनका भला, जिनका राष्ट्रीय दलों के साथ रह के हो रहा था, वो राष्ट्रीय दलों के साथ जुड़े रहे। और जिनको लगता था कि बिना क्षेत्रीय उससे अलग राज्य बने हुए भला भला नहीं हो सकता, वो अलग राज्य आंदोलन के साथ जुड़ते रहे और ये संघर्ष चलता रहा। अब इसी बीच जब उत्तराखंड, ये सारी जब मांगे चल रही थी, तो एक और जो वहां पे चीजें आई, काफी राजनीतिक परिवर्तन आए, उतार चढ़ाव आया। तो चिपको आंदोलन का भी दौर आया।
जिसमें लोगों ने वहां पर जब जंगलों की कटान इन्होंने शुरू कर दी उत्तराखंड का, क्योंकि लगातार एक शोषण तो वहां पर होता ही रहा, तो वहां के जंगलों को बेरहमी से काटने लगे। तो वहां के लोगों ने वहां इसका विरोध किया और चिपको आंदोलन शुरू हुआ, और ये कैसे क्या था कैसा था वो तो सब लोग जानते ही हैं। तो उसके बाद एक और कानून वहां पर थोप दिया गया। अब उत्तराखंड क्या कहाँ से जूझता रहा, मैं ये यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वन अधिनियम वहां पे थोप दिया गया। एक तरफ वहां क्षेत्रीय संगठन बन गया, दूसरी तरफ वहां पे वन अधिनियम थोप दिया गया, और आंदोलन चलते रहे। तो वहां पे अब जब क्षेत्रीय संगठन वहां पर बन गया, लोगों के जो क्षेत्रीय मुद्दे हुए वो प्रखर होने लग गए, लोग एक मंच पर आने लग गए, और उसके साथ लोग लगातार लामबंद होने लगे। तो अब जो वहां पे राजनीति कर रहे थे उनकी बेचैनियां बढ़ने लग गई। विकास के नाम पर वहां पर रोड बनाया गया, और अधिनियम इतना खतरनाक बन गया कि सारी रोडें जितनी बन रही थी वो वन अधिनियम के बीच में पेड़ आ गए, तो रोडें जो जितनी बनी थी वहीं पर जाके रुक गई, आगे रोड बन नहीं सकी। कई सालों तक रोड अधूरी पड़ी रही, कोई उसमें कुछ नहीं कर पाया। तो जो क्षेत्रीय संगठन था, क्योंकि क्षेत्रीय संगठन उस समय बन चुका था, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हो चुका था, तो उसने ये सारी जोखिम अपने हाथ में लिया। वन अधिनियम को उसने कानून को अपने हाथ में लेके वो सारे पेड़ों को काट दिया। अब ये यहाँ पर समझने की बात होगी, जब उसने कानून के खिलाफ अगर वो गया, तो उसके उनके उसके नेताओं को, उनके हजारों कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूंस दिया गया, कई महीनों तक वो जेलों में रहे, कई सालों तक, कई लोग तो राज बनने के बाद तक वो मुकदमे झेलते रहे, वो पड़तालना उनको झेलनी पड़ी। और इसका खामियाजा क्षेत्रीय संगठन को, अब उसका दुश्मनी उन्होंने कहाँ भी निकाल दी, उसका खामियाजा क्षेत्रीय संगठन को भी उसका बड़ा नुकसान हुआ, क्षेत्रीय संगठन भी कमजोर हुआ। और इसी दौरान वहां पे जो ये राष्ट्रीय ताकतें जो 80 से 90 के दशक के बीच में कमजोर पड़ रही थी, और वहां पर क्षेत्रीय राजनीति बहुत तेजी से उभर रही थी, इन्होंने उसका फायदा उठाकर जो वहां के विकास के अवरुद्ध हो रहे पेड़ों को उन्होंने काट के वहां का विकास की जो रुकी हुई जो वो थी, फाइलें थी, उनको आगे बढ़ाने में मदद की। तो उसको इन्होंने फायदा उठाकर उनके सारे नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया, उन पर मुकदमे चला दिए गए, और इसी दौरान वहां पर राष्ट्रीय दलों की राजनीति दोबारा से हावी होनी शुरू हो गई। परंतु और कई तरह के इन्होंने कुप्रचार करने शुरू किए कि भाई अगर ये कल राज्य बन भी गया तो वो राजधानी कहाँ बनाएंगे, और तरह तरह के और हतोत्साहित उनको करने लग गए, लोगों को भी बरगलाने लगे कि राज्य नहीं बन सकता, राजधानी का मामला है, दूसरी चीजें हैं, कहाँ से चीजें पूर्ति होंगी। तो जब सारी तर्क उतर वो देने लग गए, तो राजधानी पर जब लगा कि हम इनके पास सारी चीजों का जवाब है, तो कहा राजधानी कहाँ बनाएंगे। तो 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने, जो वहाँ का क्षेत्रीय संगठन था, उसने राज्य के निर्णय ले लिया। 14 जनवरी 1992 में बागेश्वर के उत्तरायणी में जो अभी हुए था उत्तरायणी, तो उत्तरायणी के दिन ही उसने वहां पर अपना ब्लूप्रिंट जारी किया और घोषणा की कि हम गैरसैंण में उत्तराखंड की राजधानी बनाएंगे। अब जब ये राजधानी का डिसीजन हो गया, तो ये सब जो इनको एक था कि हम उत्तराखंड अलग राज्य के मुद्दे को और ये क्षेत्रीय दल को कमजोर कर पाएंगे, वो उस घोषणा के बाद फिर ये बैकफुट पर चले गए। और उसके तुरंत बाद 93 में कौशिक आयोग का गठन हुआ, और कौशिक आयोग का गठन होके उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ के भागीदारी की, गढ़वाल, कुमाऊं, तराई और प्रवासी सबको लेकर रिपोर्ट में उसमें समीक्षा की गई, सबसे अपने अपने विचार लिए गए, सबके विचार जाने गए, और सब ने अधिक लोगों ने कहा कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। और जो उत्तराखंड क्रांति दल कहता था, उसमें सबने उन्हीं मुद्दों पर अपनी सहमत जताई, और वो रिपोर्ट 94 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा को सौंपी, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने उसी को संस्तुत करके अलग राज्य का मसौदा केंद्र को भेज दिया। और उसी दौरान क्या हुआ कि 1994 का आंदोलन भी जन आंदोलन खड़ा हो गया, लोगों की समझ में आने लग गया कि अब बिना राज्य के लिए उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता। अब राज्य तो बन गया, राज्य बनने के बाद जन आंदोलन हुआ, जन आंदोलन के बाद भी क्या हुआ कि इतना आसान तो था नहीं हमको
जन आंदोलन में भी कई तरह की प्रताड़ना हुई, उनका जिक्र तो सब जानते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और 2000 में 96 में बताऊंगा, 96 से आपको का जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी होगा कि 96 जब 15 अगस्त 1996 में लाल किले से वहां पे क्या थी किस्मत कहो उत्तराखंड की, कि गैर भारतीय जनता पार्टी और गैर कांग्रेस की सरकार केंद्र में बन गई। और उसके जो प्रधानमंत्री थे एच डी देवगौड़ा जी, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि हम उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। अब ये क्या होता है कि लाल किले से प्रधानमंत्री जो घोषणा कर देते हैं, उसके लिए पार्लियामेंट क्या होती है, बाध्य होती है उसको पारित करने के लिए। अब उधर जैसे कि अब हम इधर जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन में हम लोग दमन के शिकार हुए, उस दमन से जूझ ही रहे थे। तो अब यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की घोषणा हो गई। जब वो दमन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी। 3 अक्टूबर को जब पार्लियामेंट बैठी, 2 अक्टूबर के कांड के बाद, तो पार्लियामेंट में उस दिन एक निजी बिल आना था, 3 अक्टूबर 1994 को निजी बिल इंद्र जीत गुप्त थे, वहाँ पे कम्युनिस्ट के कोई सांसद पश्चिम बंगाल से, जो भारत सरकार में गृह मंत्री भी रहे बाद में। तो उन्होंने अपना एक निजी बिल पार्लियामेंट में डाला था उत्तराखंड राज्य के मामले पर। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन सरकार नहीं चलने दी। मुजफ्फरनगर कांड पर पहले बात होनी चाहिए और पहले बहस हो, और वो पार्लियामेंट उस दिन डिजॉल्व हो गई। अब मैं ये बात यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव आ गए हैं, 2022 के चुनाव सामने आ गए हैं। हम 94 में बहस की, 28 साल का समय निकल गया, ना मुजफ्फरनगर कांड पे कोई अभी तक निर्णय नहीं हुआ। और जो उस समय मुजफ्फरनगर कांड के दोषी थे, या जो जिनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, वो थी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की एक संयुक्त गवर्नमेंट थी, बसपा और एसपी की, मायावती और मुलायम सिंह की। परंतु होता क्या है कि अगला जब चुनाव होता है उत्तराखंड में, नहीं उत्तर प्रदेश में, उस समय तो उत्तर प्रदेश के साथ ही था उत्तराखंड, तो वहां पे ये लोग वहाँ जो ताकतें होती हैं, तो वहां पे ऐसी कंडीशन बनती हैं कि सारी पार्टियां, किसी को भी बहुमत नहीं मिलता। मायावती और अनबन हो जाती है किसी बात को लेके मुलायम सिंह में, और फिर क्या करते भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर, समाजवादी पार्टी मिलकर सरकार बना लेती है। अब ये पहली चीज तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर कांड के अगर क्योंकि दोनों भागीदार थे, वो सरकार के दोनों बराबर के दोषी थे। परंतु उन्होंने सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो पार्लियामेंट में बहस कर रही थी, कह रही थी कि इसको लेके बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट नहीं चलने दी। उत्तराखंड के मुद्दे पर बहस नहीं का उस प्राइवेट क्वेश्चन था, निजी प्रश्न था पार्लियामेंट मेंबर का, उस पर भी चर्चा नहीं होने दी। परंतु यहाँ उन्होंने सरकार बना दी। चलो कोई बात नहीं, सरकार बना दी थी। उसके बाद मुजफ्फरनगर कांड पे काम करना था, उसकी जांच होनी थी, दोषी को दंडित करना था। आपको लगता था कि मुलायम सिंह या मुलायम सिंह के इशारों पर सारा काम हुआ, तो वो उनको दोषियों को दंड दिलवाना था, वो काम भी नहीं हुआ। उसके बाद जो हुआ वो हुआ कि इन्होंने वहां पे सरकार बनते ही इनको लगा कि अब तो उत्तराखंड हमसे अलग हो जाएगा। और इनकी सरकार थी वहां पे, जैसे मैंने बताया कि कॉलिशन सरकार थी और किसको बहुमत था नहीं। और इनको दोनों को मिलके भी इतने ज्यादा इनके एमएलए नहीं थे कि अगर उत्तराखंड बन जाता तो ये अल्पमत में आ जाते। तो इनको उधर भी डर था, तो ये नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड अगर बन गया तो हमारी सरकार गिर जाएगी उत्तर प्रदेश में, तो उधर भी इनको डर था। तो इन्होंने अब उत्तराखंड कैसे नहीं बने, उन सारे बिंदुओं पर काम करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने पहले उधम सिंह नगर हरिद्वार को उत्तराखंड के नक्शे से अलग कर दिया कि वो उत्तराखंड में नहीं रखे जाएंगे। उसके बाद इन्होंने उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया, वहां पर दारू के ठेके खोलने शुरू कर दिए, और वहां पर जितनी भी जो रिक्त पदें थे सरकारी नौकरियों के, सर पर बाहर के लोगों को भरना शुरू कर दिया।
तो ये इन्होंने वहां पर खुली लूट मचा दी, और जो सबसे जिसका खामियाजा, इनके सारे कदमों का खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और एक जो बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों को हुआ, जो आज कोरोना काल में भी जो लोग एहसास कर रहे होंगे, हम बार बार अगर पढ़ते हैं, जो होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर जो राशन मिलता है, तो वहां पर राशन कार्ड क्या कर दिया इन्होंने, एपीएल बीपीएल, वहां पर कुछ नहीं है, कोई, हर आदमी वहां पे बीपीएल है। और वहां से पलायन रख के जो आदमी प्रवास में बहुत अच्छी स्थिति में रह रहा है, उसको तो पूरा राशन यूनिट के हिसाब से मिल रहा है। वहां पर जो लोग बहुत दयनीय स्थिति में हैं, उनको, उसके घर में अगर 10 मेंबर भी हैं, 10 सदस्य भी हैं, तो उसको 1 यूनिट के बराबर, मतलब एक कार्ड को वो 1 यूनिट के काउंट करके वहां पर राशन देते हैं। तो ये राशन की कटौती भी वहां पे उस दौरान भाजपा और भारतीय जनता पार्टी और मायावती की सरकार ने 97 में निर्णय लिए। और वो, अब मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये अब चुनाव समीकरण में, ये सारी बातें मैंने इसलिए की, जो ये चुनावी समीकरण बन रहा है, मैं अभी आपको उसी पर आ रहा हूँ, जो चुनावी समीकरण बन रहा है, ये जो हम हमारे पास ये आ रहे हैं, ये तीनों पार्टियां जो हैं बाहरी हैं, जो व्यापारी हैं, जो वहां पे बिजनेस करने के इरादे से आ रहे हैं, इनका मकसद कुछ नहीं है, उत्तराखंडियों का भला करना इनका मकसद नहीं है, इनका मकसद अपना व्यापार करना है। अगर भला करना होता तो हम ये देख रहे हैं कि 21 साल हो गए हैं पूरे, और 21 साल से तो ये कर ही रहे हैं, 21 साल से ये लोग, कांग्रेस और बीजेपी के लोग वहां पर शासन कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस का शासन रहा, और जब उत्तराखंड बना नहीं था, तब भी यही लोग शासन करते रहे। अगर इनसे भला होने वाला होता, ये उत्तराखंड के मतदाताओं को सोचना चाहिए, अगर इनसे भला होने वाला होता, इनके पास कोई विजन होता, उत्तराखंड की ये समझ होती, या उत्तराखंडियों की भावनाओं की ये आदर करते, तो जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे तब हमारा ये भला कर देते। अगर वहां भी नहीं होता, हो रहा था कि जब हम एक तर्क देते हैं कि जब वहां पर डिसीजन होते हैं तो बहुमत के आधार पर होते हैं, और वहां पर उत्तराखंड का जो था मत प्रतिशत अल्पमत में था, इसलिए उत्तराखंड के फेवर में निर्णय नहीं हो पाते थे। अगर हम इस बात को भी मान के चले, जब उत्तराखंड के खिलाफ वहां पर निर्णय होते थे, तो उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि वहां पर मौन क्यों रहते थे? जब हमारे अलग राज्य बना तो उसमें 26 संशोधन से भारतीय जनता पार्टी ने किए। इस भारतीय जनता पार्टी ने 26 संशोधन उत्तराखंड विरोधी वहां पे किए, और हमारे उस समय 17-19 में से, उस समय अगर हरिद्वार को हम काउंट नहीं भी करें, तो 19 में से 17 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे, और 17 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे, और 6 एमएलसी थे। और ये कुछ भी नहीं बोल पाए इन लोगों ने, वहां पे चुपचाप वो संशोधन होने दिए। जो मैंने बताया कि सरकारी पदों पर लोगों को, बाहर के लोगों को भरना शुरू कर दिया, उस पर कुछ नहीं बोले। राशन की कटौती, जो आज कोरोना के दौरान भी हमारे वहां के लोगों को किसी को फ्री राशन नहीं मिला। भारत सरकार या राज्य सरकार कितना भी दावा कर दे, लोग के अगर वहां पर ग्राउंड में देखा जाए, किसी को भी राशन नहीं मिला। तो इस तरीके का एक उत्तराखंड हम लोगों के सामने है, चुनाव भी सामने है, तो ये सारी चीजों को चुनाव में समझना पड़ेगा लोगों को, उस चीजों को ध्यान में रख के अपना वोट डालना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि अगर हम, जब ये सारी चीजें हो गई, तो राज्य बनने के बाद हम लोगों ने क्या गलती की? हम लोगों ने गलती की कि राज्य बनने के बाद भी 21 सालों से इन्हीं की अदले बदली करते रहे। हमारी समझ में ये नहीं आया, हम इस गलत फहमी रहे कि नहीं, शायद यूपी में रहने की वजह से हमारा विकास, अब तो ये स्पष्ट हो गया, ये यूपी में रहने की वजह से नहीं है, इन लोगों की सोच की वजह भी है। क्योंकि यूपी के से अलग होने के साथ साथ अब सोच भी अलग होनी चाहिए, सोच भी होनी चाहिए, अब इनके पास सोच भी नहीं। तो ये तो निश्चित है, जब तक हम इन राष्ट्रीय दलों की, ये राष्ट्रीय सोच के दलों की सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक बाहरी दलों की सोच से हम बाहर नहीं लेंगे, तब तक उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता। ये 21 सालों में हम लोगों ने अनुभव किया, क्योंकि हमने लखनऊ के साथ रह के भी देख लिया, और यहाँ पे 21 साल में हम अलग उत्तराखंड बनने के बाद भी देख लिया। इन लोगों को हमने
अल्प जब ये इनकी सरकारें अल्पमत में रही, बाहर से इनको दूसरी पार्टियों ने समर्थन दिया, उस स्थिति में भी देख लिया है कि इनमें इतनी तानाशाही है, किसी की सुनने वाले नहीं है, एक खरीद फरोख्त कर लेते हैं, दूसरे का दल बदल करा लेते हैं, परंतु राज्य का भला नहीं कर सकते। और जब ये बहुमत में होते हैं तब भी ये नहीं कर सकते, जब ये प्रचंड बहुमत में होते हैं तो फिर ये मतलब नेगेटिव तरह की तरफ जाते हैं। नकारात्मकता में इनमें ज्यादा रही है, ये समझ में आई। जब ये प्रचंड में थे तो इनको और ज्यादा अच्छा करना चाहिए था, जब ये अल्पमत में थे तो इनको दूसरे दलों का जिनसे समर्थन लिया था, उनके जिन बिंदु पर समर्थन लिया था उनके हिसाब से भी काम करना चाहिए था, वो भी ये नहीं कर पाए। और जब ये बहुमत में थे तब भी ये अपने नॉर्मली काम नहीं कर पाए। ये सारे स्टेज में इनको चेक करके देख लिया गया है, जनता ने इनको हर स्टेज में आजमा के देख लिया है कि इनकी मानसिकता, या इनकी मानसिकता तो अगर अच्छी भी है तो इनकी उत्तराखंड के समझ नहीं है, इनको उत्तराखंड के मुद्दों की और उत्तराखंड की जनभावना का इनके दिमाग में इनको इनको कोई संवेदनशीलता भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अब हम यहाँ पर जो जिक्र कर रहे थे कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रीय संगठन है जो हमने बनाया, 32 साल के बाद, आजादी के बाद, हमने एक उत्तराखंड क्रांति दल नाम का एक संगठन बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल। अब ये संघ जो 2022 का चुनाव है ये इसके केंद्र में होगा, बाहरी वर्सेस जो लोकल क्षेत्रीय होगा, क्योंकि ये जरूरी है। क्षेत्रीय अलग राज्य बनाया तो ये मुद्दा चला, अब विकास की बात है तब भी ये चीजें सामने आ रही हैं। अब ये जो है कि जो बातें करता है क्षेत्रीय मुद्दे, इनको इसके पास, अब मैं जो एक बात कर रहा था, हर एक की महत्वाकांक्षा होती है। अब क्यों नहीं हो रहा, अगर हम महत्वाकांक्षा की बात करें तो अब जो राष्ट्रीय दलों की महत्वाकांक्षा है, राष्ट्रवाद अपनी जगह में है, हम राष्ट्रवाद के नारों पर केवल राष्ट्रीय दलों के साथ जुड़ रहे हैं, और वो उस गलत फहमी में हमारा राजनीतिक हत्या हो रही है। ये क्या कर रहे हैं, इनकी जो महत्वाकांक्षा है राष्ट्रीय दलों की, इनके जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो हेड हैं, जो इनके मुखिया हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षा है वही इनकी पार्टी की महत्वाकांक्षा है। और वो कोई हेड जो हमारा उत्तराखंड का है नहीं, जो उसमें उत्तराखंड का महत्वाकांक्षा वाली बातें कर दे, तो जब जहाँ का इनका ज्यादा पार्लियामेंट्री मेंबर हैं या कार्यकाल में जिनका दबदबाव है, जो वरिष्ठ पदों पे है, उनकी जो सोच है, जो उनकी महत्वाकांक्षा है, वो उन पार्टियों पर थोपी जा रही है। उत्तराखंड में जब क्षेत्रीय दल की बात होगी तो क्षेत्रीय दल की महत्वाकांक्षा क्षेत्रीय होगी, उसकी महत्वाकांक्षा उस क्षेत्र लेवल की होगी, उसका वरिष्ठ हो कनिष्ठ हो सारे नेता क्षेत्र के होंगे, तो वो जितने भी अपने बारे में सोचेगा उसमें क्षेत्र ही आएगा, क्षेत्र से वो बाहर निकल नहीं सकता। तो ये तो जब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। अब दूसरी चीज क्या है कि जो इनको समझ नहीं है राष्ट्रीय दलों को, ये तो हमने देख ही लिया है। और मैं ये दूसरी बात जो अभी उसकी बात करूं, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं, तो हमने एक वो देखा था, जो कल वीडियो देख रहे थे हम कि मनीष सिसोदिया पहाड़ चढ़ गए, मनीष सिसोदिया पहाड़ चढ़ गए, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा था। तो अब जो चुनाव हो रहा है, वोट हो रहे हैं, तो वोट के लिए तो आदमी कहाँ नहीं चल जाता। मनोज सिसोदिया या केजरीवाल के बारे में अगर हम बात करें तो जब हिराज सिंह राणा की डेथ हुई थी तो ये उनके पड़ोस में वो उनके रहते थे, तो उनके घर नहीं जा पाए, और उनके घर तो छोड़ो, तो एक अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट नहीं कर पाए। दूसरी ओर इन्होंने ट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल में ये तो ट्वीट कर दिया कि जो हिमालय हमारा वो है, जिसको देवभूमि कहा गया है उत्तराखंड का, और जिस हिमालय में कहते हैं कि देव निवास करते हैं, वहां पे स्वर्ग का रास्ता उसी हिमालय से जाता है, तो उसकी तुलना इन्होंने गाजीपुर के कूड़े के मतलब कूड़े की ढेर से की। जिनकी सोच इतनी है, आज वो कह रहे हैं वो पहाड़ चढ़ गए, तो पहाड़ क्यों चढ़े, क्योंकि चुनाव आ गए हैं और ये वहां से चुनाव लड़ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। ये कहीं भी जा सकते, कहीं भी जा रहे लोग जा रहे हैं, अपना स्वार्थ है तो लोग इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, और हम लोग पलायन करके अपने स्वार्थ बस लोग हमारे वहां से लोग पलायन कर रहे हैं।
तो ये तो स्वार्थ है। तो ये पहाड़ भी चढ़े, परंतु जो जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे, मैं ये बताने की यहाँ पर बात करूंगा कि ये आज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिमालय नहीं चढ़े। तो ये मैं वो दिखाना चाहूंगा कि ये हीरा सिंह राणा ने इनके लिए बहुत काम किया। क्या किया मैं वो बताऊंगा, उसके बाद आपसे आगे चर्चा करूंगा। इस फोटो को तो आप पहचाने गए होंगे, गौर से देखें इनको, कौन है ये। और शायद इनका परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर याददाश्त सही हो। खासकर मेरा निवेदन है आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों से कि वो इनको पहचानने की कोशिश करें और ये देखें कि इनके साथ इन्होंने कितना सहयोग आम आदमी पार्टी को किया, लगातार आम आदमी पार्टी की सेवा की। और जब इनकी और आम आदमी पार्टी ने इनका कितना सम्मान किया, वो मैं एक इसमें जो लिखा है उसको अभी पढ़ूंगा जब इनके क्या हुआ। ये हैं हीरा सिंह राणा, जो हमारे वहाँ के लोक कवि थे। और दिल्ली में जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा अकादमी इन्होंने दिल्ली सरकार ने खोली, उसके उपाध्यक्ष रहे। और आम आदमी पार्टी की इन्होंने बहुत सेवा की। भले ही 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंडियों को कोई अहमियत नहीं दी और कुछ भी टिकट नहीं दिया विधानसभा में। देखो हमारा समाज हो सकता है पैसे में कमजोर रहा हो, परंतु हम कैसे दूसरे समाज को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे समाज को भी आगे बढ़ने का मौका देते हैं, वो इन्हीं चीजों से पता चलता है। हम किसी के साथ क्यों खड़े रहें, हम किसी का सहारा क्यों लेते हैं, क्योंकि वो अपने सहारे से हमको भी आगे बढ़ने का मौका देगा, हमको भी आगे बढ़ाएगा, ये मान के हम चलते हैं। परंतु जब इस तरह की हरकतें होती हैं विधानसभा में, हमारे एक भी व्यक्ति को तुमने नहीं, हमारे व्यक्ति हो सकता है पैसे से कमजोर हो, बाकी मैं तो हम नहीं मान सकते हैं। पैसे की बात हम कह सकते हैं कि पैसे में हमारे लोग कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के पास वो दूर उम्र की कमाई नहीं कर सकते हैं, खून पसीना बहाकर जितना भी कमा सकते ईमानदारी की कमाई करते हैं। और ईमानदारी की कमाई से आदमी इतना पैसा नहीं बचा सकता कि वो करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च कर सके। और इस वजह से भले तुमने टिकट वो नगर नहीं दी, अगर तुमको लगता था कि ये लोग इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो पार्टी में तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी पार्टी से जुड़े हैं, तो उनको सहयोग करके आगे बढ़ाने की कोशिश संगठन के अंदर होनी चाहिए, तभी आदमी जुड़ता है। अगर तुमने उनको आगे बढ़ाना ही नहीं है तो तुमसे क्यों जुड़ेगा आदमी। परंतु नहीं दिया, फिर भी हमारे लोग थे, ऊंचा दिल था, बड़ा मन था। उन्होंने लगातार हीरा सिंह राणा जी ने जोर शोर से काम किया। और 2000 जो 20 का था, कोई विधानसभा ऐसी नहीं होगी जहां हीरा सिंह राणा ने अपना हुड़का लेके नहीं पहुंचे होंगे। और हर जगह अपने वो गीत और प्रचार प्रसार से आम आदमी पार्टी के लिए काम किया। अब हुआ क्या कि इनका अब इनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद आम आदमी पार्टी के जो वो है अध्यक्ष है केजरीवाल जी और सिसोदिया जी इनके घर के एकदम पास रहते हैं। अब जो मैं इसलिए ये बात आ गई क्योंकि सिसोदिया जी पहाड़ चढ़ रहे हैं आजकल, इसलिए मैं ये बात को कह रहा हूँ। ये बात इसलिए आ गई कि सिसोदिया जी आजकल पहाड़ चढ़ रहे हैं। और ये अपने घर के पड़ोस में राणा जी की, मैं इस चीज को बोलता हूँ कि ये लिखा है गुणानंद जखमोला जी के उस पर है, ये पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है 26 जून 2020 की। ओ राणा जी, इस देश में दोबारा जन्म ना लेना, यहाँ आप जैसे हीरे की कद्र नहीं। लोक गायक राणा ने जीवन फाका परस्ती में जिया, अपने गम छिपाए दूसरों को बताए। अरविंद केजरीवाल ने छल किया तो भाजपा ने साल में जमीन कब्जा ली। तो ये कहानी है हीरा सिंह राणा जी की। और ये अरविंद केजरीवाल जी ने क्या छल किया वो आप इस लेख में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये आप इसको वो करके
अब मैं एक लिंक आपके वो दे रहा हूँ, आप इसको रोक के जूम करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये है कि वहाँ पे क्या हुआ, सिसोदिया जी, केजरीवाल ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, वो तो एक बात बड़ी है, आप इसको समझ सकते हो। उस दौरान काफी पोस्टें लोगों की आई, काफी क्रिया प्रतिक्रिया आई, और यही लोग जो आज उन पार्टियों से जुड़े हुए हैं उनकी भी प्रतिक्रिया थी, और कोई कुछ नहीं हुआ। परंतु मैं यहाँ पे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सिसोदिया जी पहाड़ चढ़ रहे हैं, भले ही वो अपने पड़ोस में दुख जाहिर करने नहीं गए। और मैं यहाँ पे एक बात और इसलिए कह रहा हूँ कि इनका एक ट्वीट आता है, हीरा सिंह राणा के मरने बाद इन्होंने एक दुख जाहिर करने का ट्वीट तक जारी नहीं किया, परंतु दूसरा ट्वीट इनका जरूर आता है। किसके बारे में? उत्तराखंड देवभूमि का, जहां कहते हैं कि हिमालय के बारे में, जहां कहते हैं कि देव निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं, स्वर्ग का आश्रम है। अगर किसी को अगर पांडव भी गए स्वर्ग के लिए तो उसी रास्ते से गए, और कहते हैं कि हिमालय में भगवान रहते हैं, और उसके हर पर्वत क्या है, भगवानों के वास के नाम से जाना जाता है। तो उसकी तुलना इन लोगों ने कहाँ से की? अब मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो लगातार फेल थे, और एक बंदे जो अब वहां आ रहे हैं उनकी समझ की अगर हम बात करें, उनकी समझ यहाँ तक है कि उस पर्वत की तुलना वो उससे कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं हमारे। अब मैं दिखाता हूँ वो क्या, कौन सा पर्वत है ये, पर दिखा रहे हैं आपको, ये उनका ट्वीट है। उसमें उन्होंने ये चार वो दिखा, तीन दिखा रखे हिमालय के पर्वत। अब हिमालय के बारे में अगर जिन लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हिमालय क्या है, एक वो है हिम का पर्वत है, पहाड़ है। ये हिमालय क्या है, एक जीवन देता है पूरे भारत का, को जीवन देने वाला यही हिमालय है। 2300 किलोमीटर हमारे यहाँ पश्चिम से लेके पूरब तक पूरा फैला हुआ है, और कई सैकड़ों किलोमीटर ये चौड़ा है। इसमें हमारा जो सारी नदियां हैं इसी हिमालय से निकलती हैं, और ये माना गया है कि यहाँ पे जो हिमालय है, यहाँ का जो खासकर उत्तराखंड का हिमालय है, यहाँ पे भगवान निवास करते हैं, देव निवास करते हैं, और यहाँ का हर पर्वत भगवानों के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि स्वर्ग का जो रास्ता जाता है वो भी यहीं से होके जाता है। और वहाँ हर जो वहाँ के कुल देवता है, कुल देवी है, वो उनका नाम भी इन्हीं पर्वतों से जुड़े हुए हैं। तो जब ये ट्वीट करते हैं, आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट आता है, जबकि मैं बता रहा हूँ राणा जी की मौत के बाद कोई ट्वीट नहीं आया, कोई दुख जाहिर नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिसोदिया उनके घर के पास रहते हैं, उनके घर नहीं गए, दुख भी जाहिर नहीं किया। राणा जी ने पूरा अपना जितना उनको टाइम मिला, जब से वो आम आदमी पार्टी में रहे, पूरा समय आम आदमी पार्टी को दिया। उनको कोई, तुम उसमें देखोगे, कोई फायदा नहीं, कोई फाइनेंशियल मदद नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, उनका कोई भत्ता नहीं, मतलब फ्री सेवा उन्होंने दी। उसके बाद ये हालत रही। परंतु हमारी जो श्रद्धा का है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक आम आदमी पार्टी को मैं बदनाम करने के लिए ये चीजें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये फोकस करने के लिए रहा हूँ कि इनकी सोच, हमारी समझ कितनी है। अब ये क्या होता है, वहां पर भी ये समझते हैं कोई नहीं है, हमको वोट मिल गया, कोई बात नहीं, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं, 5 साल बाद नंबर आएगा, चुनाव कब होगा, 2020 में होगा, तो अब 25 में होगा, 25 तक परिस्थितियां कितनी बदलेंगी, और छोड़ दिया राणा को। अब 2022 में ही वहां उत्तराखंड में चले गए, उत्तराखंड के लोगों को क्या फर्क पड़ेगा, राणा को भूल गए सारे लोग। अब वही इन्होंने यहाँ पे क्या किया, कोई मतलब नहीं इनको। अब इन्होंने सीधे हिमालय को उठा के यहाँ पे इस जगह को आप देखोगे, ये क्या है, ये गाजीपुर का कूड़ी का ढेर है, जो दिल्ली का पूरा कचरा यहाँ जाता है। और इसको इन्होंने ट्वीट करके बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा पर्वत बनाया जितना बड़ा ये है। तो ये इन्होंने ये क्या, इसके बाद क्या हुआ, काफी बवाल हुआ, लोगों ने इसके काफी विरोध किया। और उसमें ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है उत्तराखंड रेवार, एक उसने भी अपना काफी इसमें उसकी एक न्यूज है, वो आपको दिखाऊंगा उस ट्वीट के बाद। उस ट्वीट को आप देख लेना, उसने क्या लिखा है, ये उसका
उत्तराखंड रहबार का ट्वीट है, उसने इसके बाद कई आपत्तियां लोगों की आई है, मैं सबको यहाँ पर तो नहीं दिखा सकता, परंतु मैं ये दिखाने की चाह रहा हूँ कि अब दो पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो वहां पे, हम उत्तराखंड बनने से पहले भी देखा, उत्तराखंड बनने के बाद भी देखा, और सभी जान है वो खत्म है। अब जनता मन बना चुकी है, जनता की समझ में आ चुका है, और कोरोना ने भी बहुत कुछ सिखा दिया, राशन की कटौती ने भी हमें बता दिया कि हमारे राशन की कटौती का भी समाधान नहीं निकाल पाए कि हमारे राशन यूपी खा रहा है। अब बात ये रही कि जो ये हमको तीसरी ताकत आ रही है, तीसरी बरगला आ रही है, नई नई बातें, नए नए पैतरे लेके, अब वो हमारे को कितना समझती है, ये दो तीन बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। अब इनके एक और मैं आपको बताऊंगा कि इनकी एक प्रवक्ता थी सिसोदिया, तो उसने बीच में एक भाजपा के बारे में, इनके बारे में कहा था कि वो वहाँ के लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो होते हैं गली के कुत्ते होते हैं, टुकड़े डालते हैं तो वो आ जाते हैं, और वो धुतकारते हैं तो कुत्ते भाग जाते हैं, फिर टुकड़े डालो तो आ जाते हैं। तो अब ये क्या है कि अगर तुम इस तरह की सोच रखते हो और उसके बाद तुम फ्री का देते हो, वो क्या है, तुम भी यही कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह की बयानेबाजी ये लोग करते हैं, इस तरह की सोचते हैं, ये बातें थी। अब ये चीजें सारी कहने से के बाद मैं अब ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जो हमारा मेन फोकस था आज मैं इस पर आने का, ये था कि ये तो इनकी तो सोच है। अगर हम बात करें अब, ये तो जो सोचते हैं सोचते ही हैं, हम राष्ट्रीय सोच से ना उत्तराखंड का पहले भला हुआ, राष्ट्रीय दलों की सोच से भला होने वाला था तो छोटे राज्य बनाने की जरूरत ही नहीं होती, अलग अलग राज्य बनाने की जरूरत ही नहीं होती। ये तो उत्तराखंड के लोगों को सोचना चाहिए, यही नहीं हमको दिल्ली के पास हरियाणा, और जैसे उसके बाद पंजाब के पास चंडीगढ़, चंडीगढ़ और उसको उसके पास उधर हिमाचल, ये अलग अलग राज्य बनाने की जरूरत ही क्या थी। बड़े बड़े राज्य बनाते, चार पांच हिस्सों में अगर कंट्रोल नहीं हो रहा था दिल्ली से तो चार पांच टुकड़े कर देते, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत कर देते, उससे कर लेते। परंतु ये भी काफी सोच समझ के किया होगा कि नहीं, भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति और आर्थिक, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के राज्य बनने चाहिए, तभी विकास हो सकता है। परंतु उस हिसाब से सोच भी होना जरूरी है। अब इनके पास क्या है, राष्ट्रीय दलों के पास क्या है, ये अभी चुनाव क्यों जीत रहे हैं, इतने नुकसान के बावजूद भी, पहाड़ लोग इतने नुकसान झेलते आ रहे हैं इतने सालों से, फिर भी इनको क्यों जिता रहे हैं, इनके पास ताकत ये है। जैसे अब अगर अब क्योंकि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, जब हम महाभारत को फोकस करते हैं, महाभारत को फोकस करते हैं, तो महाभारत में जब कौरव थे तो कौरवों के पास कितनी ताकत थी, कौरवों ने कितना शासन किया, उनके पास छल की ताकत थी, शकुनी मामा जैसा उनके पास पासा फेंकने वाला बंदा था जो कुछ भी छल कर सकता था। उसके बाद भीष्म पितामह जैसे, द्रोण जैसे योद्धा थे, कर्ण जैसे योद्धा थे, और सत्ता की ताकत थी, पैसे की कमी नहीं थी। तो इसलिए जन अब क्या है कि अब ये तो सतयुग है नहीं, भगवान का वो है नहीं, उस समय पांडव ने को वनवास भी हुआ, पांडवों ने मुश्किल भी झेली, कई चीजें हुई, परंतु सत्य एक बार की सत्य की जीत होती है, कब तक तुम हरा सकते हो। वही हालत जब हम उत्तराखंड के क्षेत्रीय ताकत की करें, उनकी हालत वैसे ही है जैसे वनवास में रहे पांडवों की थी। वो दीनहीन स्थिति में है, ना उनके पास धन है, ना उनके पास, अगर पैसा नहीं है तो जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ पब्लिक भी कितनी ज्यादा होगी, क्योंकि जहाँ पैसा, जहाँ चमक धमक, वहीं लोग भी ज्यादा होते हैं। तो उनके पास वही है जो समर्पित लोग हैं, जिनके जो सैद्धांतिक लोग हैं, जो मानते हैं कि अरे ये गल जाएगा, वही लोग हैं, वही उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अब ये जो उत्तराखंड का भला कैसे होगा, ये लड़ाई तो लंबी खिंच जाएगी। उत्तराखंड तो जो जिस तरीके से बर्बाद हो रहा है, उत्तराखंड अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पाएगा।
ये बहुत बड़ा सवाल है। तो 2022 में अब हमें ये देखना है कि हमें किन मुद्दों पर ध्यान देके वोट करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय दल है, अपनी बातें कर रहा है क्षेत्रीय दल। अब क्या जनता क्या करती है, जनता को तात्कालिक फायदा चाहिए। जनता नहीं चाह रहे अलग राज्य बन जाएगा, अलग राज्य बन जाएगा, तो अलग राज्य बनाने के लिए भी उस क्षेत्रीय दल को 22 साल तक संघर्ष करना पड़ा, जनता की समझ में ही नहीं आया। अब 21 साल हो गए राज्य बनने के लिए, राज्य क्यों लिया था जनता की समझ में ही नहीं आ रहा कि हमने राज्य ही क्यों लिया था, जनता यही नहीं समझ पाई। राज्य लिया था, ठीक है, ले लिया बस, अब क्यों लिया था, किस लिए लिया था, ये जनता की समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। तो अगर हम ये कहेंगे कि हमने राज्य बनाया, हम राज्य को संवारेंगे, हमको वोट दो, तो जनता की समझ में अभी भी आने वाला नहीं है। क्योंकि जनता ये समझिए कि मेरे को क्या दोगे। जैसे अभी दिल्ली में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी बनी किस लिए, अन्ना आंदोलन हुआ, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग एकजुट हुए, सरकार के खिलाफ सब एकजुट हुए, और बड़े बड़े आरोप लगे कि इतना भ्रष्टाचार हो गया, शीला दीक्षित को तो हम आते ही जेल में ठूस देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की। और सरकार किससे बन गई, वही शीला दीक्षित के समर्थन से सरकार बन गई। अब क्या कर लिया जनता ने, जिसको जेल में डालने वाले थे उसी से मिलके तुमने सरकार बना दी। उसके बाद ठीक है, उसी से मिलके सरकार बना दी, उसकी बातों को तुमने नहीं माना, तो उन्होंने तुम्हारी सरकार को गिरा भी दिया। उसने तुम्हारी सरकार को गिरा दिया। अब तुमने क्या किया, अगले चुनाव में तुमने जितने भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से निकाले हुए दागी बागी जो भी थे, बड़े बड़े माफिया थे, जिन पर बड़े बहुत ज्यादा केस चल रहे थे, उनको सब अपनी पार्टी में डाल के टिकट दे दिया। अब चुनाव में रणनीति क्या होती है, चुनाव देखो, एक माहौल बनाने की वाली बात अलग होती है, ये माहौल बनाने वाली बात अलग होती है, माहौल बनाने वाली बात अलग होती है। और उसके बाद जब चुनावी राजनीति होती है, तो चुनाव में हमको क्या करना होता है, चुनाव में कई चीजें चलती हैं, लोग बाग वो सारी चीजों को भूल जाते हैं, और चुनाव में कुछ माहौल अलग ही हो जाता है, तत्कालीन मुद्दे भी होते हैं, पैसा का भी खेल होता है, कई चीजें उसमें चलती हैं।